फ्रेंड्स, क्लास की एनसीईआरटी बुक सिविक्स अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव ना। पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़े थे? विविधता के बारे में। जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है और उनका क्या किया जाता है? मजाक उड़ाया जाता है। फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूह में शामिल नहीं किया जाता है। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होगा, गुस्सा होगा। इस तरह से हम असहाय महसूस करेंगे ना। और इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानता से कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, हम क्या हैं और हम कैसे हैं, ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम जैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, हम कैसे रहते हैं और कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम लोग क्या करेंगे, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इन सब पर हमारे रहने की जगह की और भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। ठीक है, अगर हम संक्षिप्त में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो यह अंदाज़ा लगाया जाएगा कि भारत कितनी विविधता वाला देश है। संसार में 8 मुख्य भाषा है संसार में 8 मुख्य धर्म है। 8 मुख्य क्या है? धर्म है। और उन सारे 8 धर्म में से हमारे देश में सभी प्रकार के धर्म सभी 8 धर्म के अनुयायी हमारे देश में रहते हैं। ठीक है, और 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है जो लोगों के क्या है? मातृभाषा है। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के क्या किए जाते हैं? नृत्य। ठीक है, और यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं है। जो ये विविधता है ना, ये हमेशा खुश का कारण नहीं बनता है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, ये जो विविधता हमारे लिए असहन असमानता का भी कारण बन जाता है। देखते हैं, अगर हमारे जैसा सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं, जब हमारे जैसा लोग मिलते हैं तो हम लोग सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करते हैं। जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं, तो हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। और कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, देखिए जो आश्वस्त वाला जो वर्ड है ना, ये सब क्या करता है? सीटेट में यही वर्ड उठा कर दे देता है और स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आश्वस्त भाषा क्या है, आश्वस्त वर्ड क्या है, कोई नया सब्जेक्ट आ गया, कोई नया वर्ड आ गया। जी नहीं, ये हमारे एनसीईआरटी बुक में है, इसलिए एनसीईआरटी बुक को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और इस सबको समझ के चलना है। अब देखते हैं, कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो भिन्न है, बहुत भिन्न है और बहुत अजीब है और अपरिचित लगते हैं, तो कई बार हम क्या होती है? अनजान महसूस होने लगता है और जान ही नहीं पाते कि वो हमसे अलग क्यों हैं। और लोग हमसे या अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की क्या करते हैं? राय बना लेते हैं, जैसे पूर्वाग्रह। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ग्रामीण लोगों के बारे में। यहाँ पर सारे लोग, जैसे आधे से ज़्यादा भारतीय ग्रामीण गाँव में रहते हैं। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में ही 12 से 14 घंटे काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। जरूरी थोड़ा है कि ऐसा ही सब चीज़ होता है। आधे से ज़्यादा भारतीय थोड़ा ना गाँव में रहते हैं। हाँ, आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ा है कि सभी रहते हैं। जैसे गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं करना पसंद है, जरूरी थोड़ा है कि सभी लोग नहीं करते, कोई तो करते हैं। फसल की बुआई के समय सभी लोग नहीं जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ मेंबर्स घर में रहती है, कुछ लोग खाना बनाने के लिए घर में रहती है या घर को देखने के लिए रहती है। जरूरी थोड़ा है कि सभी लोग खेत पर ही जाएंगे। जैसे शहरी लोग के बारे में दिया हुआ है, शहरी जीवन क्या होता है? आसान होता है। और यहाँ के लोग कैसे होते हैं? आलसी होते हैं और बिगड़े हुए होते हैं। जरूरी थोड़ा है कि आलसी और क्या हुआ? बिगड़ा हुआ है, नहीं होता है ना। यहाँ के लोग और यहाँ का जीवन आसान भी होता है और कठिन भी होता है, दोनों प्रकार के होते हैं। और यहाँ के लोग कामकाजी भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, बिगड़े हुए सभी नहीं होते हैं। जैसे शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्य के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों को कि नहीं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा और किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। देखिए, ये सब क्या था? एक पूर्वाग्रह। ठीक है, सब कुछ थोड़ा ना इधर उधर आता जाता ही रहता है। जिसका काम है वही आता जाता रहेगा ना, सब लोग थोड़ा ना आने जाने में ही अपना पैसा खर्चा करते रहेगा। और ये सब क्या है? हमारा पूर्वाग्रह।
और यही पूर्वाग्रह हमारे समाज में असमानता का भावना डालने में मदद करती है। इनमें से कुछ कथन हमारे ग्रामीण लोगों को क्या है, अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, जो राय बना लेते हैं और अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है, वो पूर्वाग्रह। हम किसी के बारे में अपना राय बना लेते हैं और उस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो ये क्या बन गया है, पूर्वाग्रह। ठीक है। ज़्यादातर ये जो राय होता है ना, ये नकारात्मक ही होता है, जिससे लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। किसी को देखकर आलसी और कंजूस मान लेना, ये पूर्वाग्रह ही है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है, दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे ना। जब हम सोचेंगे कि नहीं, अंग्रेजी मेरी भाषा बहुत अच्छी है और आप जानते हैं अंग्रेजी, तो आपके लिए अच्छा है, दूसरा नहीं जानता है तो उसके लिए कैसे अच्छा बन पाएगा। इसलिए दूसरा का बच्चा भी, दूसरा की जो भाषा है वो भी अच्छा है, क्योंकि वो जानता है उसके लिए वही भाषा उसका काम का है, तो उसके लिए वही अच्छा है। ठीक है। तो इस तरह की जो सोच रखता है, इस तरह की जो व्यवहार रखता है, तो ये उसके लिए क्या बन जाता है, पूर्वाग्रह। जैसे हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास पर, उनकी चमड़ी का रंग पर, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए जो दूसरों के द्वारा जो बनाए गए राय है, हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम जो दूसरों के द्वारा जो राय बनाते हैं, जो दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह हैं, ये इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती भी नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुखी पहुंचा देते हैं। अब लड़का और लड़की के बारे में भेदभाव देखेंगे। ठीक है। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे कि हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, या तो ऐसे ही होता है। कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, आइए देखें कि क्या सच्चाई है। ये तो हम लोग अक्सर सोचते होंगे कि हम लोग ऐसे ही जन्म लिए होंगे, ऐसे ही होता है, ये जरूरी थोड़ा है कैसे ही होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, वे बहुत ही सुशील है, उनकी बात करने का तरीका बहुत सौम्य और मधुर है, वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ, वे शरारती, वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण है, वे रोते नहीं, वे उद्यमी है, वे खेल में निपुण है, वे खाना पकाने में निपुण है, वे भावुक हैं। इस तरह से जरूरी थोड़ा है कि वह सुशील ही होगा या सुशील ही होगी, जरूरी थोड़ा है कि वह सौम्य और मधुर ही बोलेगी। दोनों में होता है, कोई सुशील होता है, लड़का भी सुशील होता है, लड़की भी सुशील होती है, वो सौम्य बोलती है, वो भी सौम्य बोलता है, वो भी खड़ूस बोलता है, ये भी खड़ूस बोलती है, सबको थोड़ा ना एक बराबर होगा। इस तरह से किसी के बारे में राय बना लेना ही पूर्वाग्रह है, गलत राय बना लेना पूर्वाग्रह है। और ये क्या होते हैं, नकारात्मक। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये वाला सब पॉइंट उठा के दे देगा क्वेश्चन में और पूछेगा कि इसमें से पूर्वाग्रह कौन सा है और रूढ़िवादी धारणा कौन सा है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। अब देखते हैं, जो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी लड़खड़ाती, मेरी बोली क्या है, लड़खड़ाती है, इसके अलावा और बहुत कुछ, कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। यह नई बात नहीं, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करती। ये लोग फ्रेंड्स हैं, इस तरह की बातें कर रहे हो। तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो, मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहता हूँ। ठीक है। इस तरह से अपना अपना परेशानी बता रहा है एक दूसरे से। क्या उसका दिमाग सही है? सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती है, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। देखिए, इसका टांगें कमज़ोर है, लेकिन ये ड्राइंग तो अच्छा से करता है ना। जरूरी थोड़ी कि जिसका दिमाग कमज़ोर है तो वो ड्राइंग भी नहीं कर पाएगा ना। बस उसे अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए और साधन मिलना चाहिए। अवसर और साधन मिलेगा तो हर कोई कर सकता है। ऊपर के चित्र में जो दिया हुआ है, ये विकलांग कहा जाता था। पहले इसको क्या कहा जाता था, विकलांग, लेकिन अब क्या कहा जाता है, खास ज़रूरतों वाले बच्चे। लेकिन अब विकलांग शब्द को हटाकर क्या कहा गया है, इसको खास ज़रूरत वाले बच्चे हैं। और उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है। साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रविवार धारणाओं के बारे में क्या कह रहे थे और इस पर चर्चा करना है ना, सोच के बताना है आप लोग को कमेंट बॉक्स में। और आपकी राय में क्या क्या ज़रूरत आती है, क्या क्या स्कूल में, इसको कैसे स्कूल में डालना चाहिए, इन सब के बारे में बताना है।
अगर हम इस कथन को लें कि वो रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि वो गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है ना। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता में परिवार के अन्य सदस्य अक्सर ये कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़की हो। लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। देखिए, अक्सर जो बच्चा होता है ना, लड़का बच्चा होता है, तो वो गिरता है तो माता पिता उसे क्या कहते हैं, तुम तो लड़की हो, तुम रोते नहीं हो। तो ये जो धारणा बना दिया है ना माता पिता बचपन से उसे सुनाता आता है कि ये तुम रोते नहीं, लड़के रोते नहीं है, तो यही चीज़ उसके माइंड पर बन जाता है। तो यही क्या बन जाता है, एक धारणा बन जाता है। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो भी वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का ये मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों लड़कियों दोनों का ही कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं, अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वो दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है ना। अगर कोई बच्चा बड़ा लड़का रोए तो लोग उसको वो सोचने लगता है कि लोग उन्हें चिढ़ाएंगे और उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वो रो भी नहीं पाते हैं ना। ये धारणा हमारे परिवार से, समाज से, हमारे घर से, हमारे माता पिता के द्वारा मिलती है। कब से? बचपन से ना। ये क्या है? पूर्वाग्रह। वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की है, वे बहुत ही सुशीले। ऐसे कथनों को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे और कैसे केवल लड़कियों पर ही लागू किए जाते हैं, ये लड़कियों में ही गुण जन्म से ही होते हैं, या वे ऐसे व्यवहार समाज से ही सीखते हैं। आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं होती है? जरूरी थोड़ो है कि दोनों कोमल ही होगा, दोनों अलग हो सकता है। अब आगे हम लोग देखेंगे। हम जो लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं, समाज की मान्यता का हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। बिना सोचे समझे, कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब है ही नहीं, और हम लोग मानने लगते हैं। और सभी लड़कों लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं ना। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाने। अब रूढ़िबद्ध धारणा है क्या? जब हम सभी लोग एक ही छवि में बांध देते हैं, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं। जैसे यहाँ के लोग हैं तो यहाँ के लोग बहुत ही क्या है, कंजूस है। एक कंजूस है, कैसे मान ली कि ये लोग कंजूस है? बिना सोचे समझे। तो यहाँ के सभी को हम लोग कंजूस मान लें। हो सकता है कोई एक होगा, हो सकता है कोई दो होगा, हो सकता है कोई तीन होगा, जरूरी थोड़ा कि चारों के चारों होंगे। तो ये क्या बन जाता है? रूढ़िबद्ध धारणा, जो लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं ना। इसको क्या कहेंगे? रूढ़िबद्ध धारणा। फ्रेंड्स, ये एग्जाम में अंतर भी बताने आ सकता है। जो हम लोग फर्स्ट में क्या देखे थे? पूर्वाग्रह। हम किसी के बारे में अलग राय बना लेते हैं, गलत राय बना लेते हैं और उसको पक्की धारणा के रूप में मान लेते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? पूर्वाधारणा, पूर्वाग्रह ना। और जब हम किसी समुदाय के लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं और उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? रूढ़िबद्ध धारणा। अब देखेंगे ये रूढ़िबद्ध धारणा है क्या। खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं ना। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग इस समूह में, उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। बात की है ना, जो हम लोग पहले बात की कि सभी लोग ऐसे एक समान थोड़ा ना होते हैं, कुछ अलग होंगे, कुछ अलग होंगे। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं जो दूसरों से अलग है, और हम लोग इस तरह से उसके खास गुण को नहीं देख पाते हैं और उसको एक अलग ही नज़रिए से, अलग ही धारणा से उसको हम लोग बांधे रखते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज खांचे में, जो हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणा ऐसे काम करने से रोकते हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। ठीक है, जरूरी थोड़ा है कि लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती। आज तो लड़कियां बड़े बड़े काम कर रही है, बड़े बड़े हवाई जहाज, बड़े बड़े लड़ाकू विमान को उड़ा रही है। कर्नल सोफिया जी कितने बड़े उड़ान उड़ाई और हमारे दुश्मन मुल्क को अच्छी सबक सिखा गई।
अब देखते हैं असमानता के बारे में। भेदभाव तब होता है जब पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के स्थान पर या आधार पर व्यवहार करते हैं। जब हम पूर्वाग्रह या किसी रूढ़िबद्ध धारणा के आधार पर हम लोग किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो उसी को क्या कहेंगे, असमानता। और हम उसे नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं और किसी गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय तक नहीं पीने देते। तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, अगर देखिए जो भेदभाव हो गया ना, ये क्या चीज़ है। अगर हम किसी पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणा के आधार पर किसी के साथ व्यवहार करते हैं, अगर हम उनको नीचा दिखाते हैं, किसी नौकरी पर उसे नहीं रखते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, या किसी कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं देते, या किसी दूसरों द्वारा जो इस्तेमाल किए जा रहे चाय कप है उसमें चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि उनके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पार्ट में हम लोग समीर 1 और समीर 2 के बारे में पढ़े थे। तो इस पर क्या था, धर्म अलग था, उसका जो धर्म था अलग था, पर इनका जो भेदभाव कारण भी बन सकता है। यही धर्म क्या था, भेदभाव का कारण भी बन सकता था। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। जब हम किसी के धर्म या किसी के जाति को हम निम्न कोटि का मानेंगे तो ये भेदभाव का कारण बन जाता है। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि की था। जो उनका आर्थिक पृष्ठभूमि था, एक गरीब था एक अमीर था, ये भी विविधता का पहलू है, ये भी विविधता का पहलू बन जाता है। लेकिन ये विविधता का समीर 2 गरीब विविधता का पहलू नहीं है, ये तो असमानता है। जो समीर 2 है ये असमानता का है, जो समीर 2 है ना ये असमानता है। क्योंकि जो अमीर था उसे अपॉर्चुनिटी मिली, उसे तरीका मिला, उसे साधन मिला, उसे मतलब वो चीज़ जो उसे जीवन के बारे में चाहिए, जीवन के लिए चाहिए, तो वो चीज़ मिला। लेकिन जो समीर था वो गरीब था, समीर 2 जो था वो गरीब था, इसलिए उसे अवसर समय नहीं मिला और वह क्या बन जाता, असमानता। बहुत लोगों के पास यही चीज़ तो बताए ना, खाने कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं, तो इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इसी के कारण उनके साथ क्या किया जाता है, भेदभाव। और कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। देखिए कुछ लोग जो भेदभाव है विविधता पर और असमानता पर, देखिए जो धर्म है ये विविधता है, जो धर्म हो गया ये विविधता हो गया, ठीक है। लेकिन जो अमीर और गरीब हो गया ये असमानता हो गया, ये है ना, देख लीजिए। तो अगर ये दोनों ही तरफ से उसके साथ भेदभाव किया जाए और इसका सामना करना पड़े तो क्या हो गया, दोहरे भेदभाव का वो शिकार बन जाता है। एक तो इस कारण कि वे समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्य नहीं माना जाता, ऊपर से यदि वे गरीब हैं तो उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन भी नहीं है। एक तो अगर उसका धर्म अलग है, संस्कृति अलग है, तो उसको अलग से देखा जाता है। ऊपर से अगर उसके पास पैसा नहीं है तो अपना ज़रूरत का सामान का या जो उसका ज़रूरत है वो भी पूरा नहीं कर सकता, वो अपना ज़रूरत साधन भी नहीं ले सकता है। इस तरह से उन्हें कितना भेदभाव सहना पड़ता है। और ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजाति लोगों को यानी धार्मिक समूहों पर या खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। जैसे दलित वह शब्द है, जैसे दलित के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दलित वह शब्द है जिसको जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो नीची जाति होती है उसकी जाति की पहचान के लिए दलित कहा जाता है। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। जो ये शब्द है वे अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है देखिए, यह दलित शब्द जो ऊँचे घर के, जो ऊँचे पद के जो ऊँचे जात के हैं वे लोग अछूत कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है, ठीक है। ये सरकार कौन सी जाति में रखती है, अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। अब देखेंगे भारत के ऐसे महान नेता
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभव के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको देखिए 1901 में हुआ जब वे केवल 9 साल के थे। देखिए ये अनुभव कब हुआ था, उन्हें 1901 में हुआ था जब वो 9 साल के थे। वो महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। और स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं, यानी बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता है। ठीक है, इस तरह से बात थी और उनको एकदम से धक्का लगा। वे भौचक्के के रह गए। देखिए जो ये शब्द सुना ना महार जाति, तो स्टेशन मास्टर को बहुत ज़्यादा ही धक्का लगा और वो भौचक्का रह गया। वो आश्चर्य हो गया कि हमने देखा कि अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। तो भीमराव अंबेडकर था, वो अजीब सी घृणा की जो भाव थी, जो बचपन से वो सुनता आ रहा था। जो ब्राह्मण लोग हैं वे लोग बचपन से सुनता आ रहा था कि दलित लोग, अछूत लोग अच्छे नहीं होते हैं और ये अछूत होते हैं। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना और वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं खड़े रह गए। जैसे ही वो उसका शब्द सुना और वो तुरंत अपने कमरे में चला गया और वो लड़का दोनों वहीं खड़ा रह गया। अब 15-20 मिनट बीत गए, फिर सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और न ही उनका नौकर और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। अब हम काफ़ी घबराए हुए थे। फिर यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह थी, अब वो दुख की भावना में यानी अब वो उदासी की भावना ले ली थी। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। फिर स्टेशन मास्टर आया आधा घंटा बाद, फिर पूछ रहा है कि तुम लोग क्या करने का सोच रहे हैं। तो हमने कहा कि हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे, लेकिन अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। लेकिन यहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता उसको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दोगुना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सच में क्या बात है, क्या दुख की बात है ना। एक ही किस्म का, एक ही खून का, एक ही तरह का आदमी और किससे भेदभाव। अब देखते हैं ये स्रोत कहाँ से लिया गया। डॉक्टर BMR अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज खंड 12, स्पीचेज खंड 12, संपादन वंशज मोन, बम्बई शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं ये जो भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ लिखा हुआ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 से 1956 को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। देखिए 91 से 56 तक उन्होंने भारतीय नेता के रूप में काम किया और डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे और उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। ठीक है, उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। जो महार होता था वे गरीब लोग होते थे और उनको वही काम करना पड़ता था जो उनका पिता लोग करते थे। और उनको गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। ये वकील बनने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड ना।
उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए ना। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया और उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरह काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की। सबकी बराबरी हो, सबकी इज्जत हो ना। अब हम लोग को कुछ कल्पना करना है कितना मुश्किल होगा यह काम। अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए, यह कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा। अगर लोग आपसे दूर दूर रहे, आपको छूने से मना करे, आपको पानी ना दे, तो बहुत दुख होगा ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें से समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातियों, जो दलितों हैं, जो औरतों हैं, जो जनजाति लोग हैं, वो किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई थी, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह के संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाई को हिस्सा थे, जैसे अम्बेडकर जी। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए और समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया। ठीक है, जो समानता है ऐसे एक अहम हिस्सा है, हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। समानता सबके साथ होनी चाहिए, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई है। नौकरियां और सभी लोगों के लिए खुली हुई है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वो गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदाय को समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। जो समुदाय गरीब हैं, जो अलग थलग समुदाय के हैं, तो उनको विशेष सुविधा दी जाए ताकि वो ऊपर ऊंचा उठ सके। ठीक है, अगर उन्हें अवसर और साधन मिल जाए तो कोई भी नीचे या दलित हो या कोई भी विकलांग हो या कोई भी मतलब विशेष आवश्यकता वाले लोग हों, तो उनके लिए अगर थोड़ी सी मदद मिल जाए तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाया गया, भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्य हैं ना। संविधान के लेखक ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मानने और अपने आप को खुले रूप में व्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। सबकी आज़ादी होनी चाहिए ना, अपने भाषा को, अपने व्यवहार को, अपने त्यौहार को, अपने धर्म को और अपने रहने की जो अभिव्यक्ति है, जो बोलने की अभिव्यक्ति है, वे सब खुला में हो, खुले रूप में उसे मिल पाए, उसकी आज़ादी हो। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। कोई भी भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। और उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्म को बराबर मानेगी। इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ठीक है, इसको किसके रूप में, एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। जो भारत का संविधान है हमारे लिए क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भारत हमारा देश कैसा बना, एक धर्मनिरपेक्ष देश जहाँ पर लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करेंगे। ठीक है,
सभी अपने अपने धर्म का पालन करें और बिना भेदभाव से। तो ये भारत देश कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है। इस संविधान का पहला पृष्ठ जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त हो। देखिए संविधान का पहला पद है, इस संविधान का पहला हिस्सा है जिसमें कहा गया है कि भारत के सभी लोगों को समान अवसर और समान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। ठीक है। और इधर में कुछ लिखा हुआ था, इज्जत करते हैं। और हालांकि हमारे संविधान में, देखिए जो हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। ठीक है। हालांकि हमारे संविधान में इस विचारों पर जोर दिया गया है, लेकिन बात करेंगे तो असमानता की बात आज भी मौजूद है। समानता वो मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। अगर समानता की बात करें तो हमें निरंतर इसको पाने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। और भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने। जो भारतीयों के लिए समानता है और मूल्य वास्तविक जीवन का एक हिस्सा बने। जो समानता है ये जीवन का एक मूल्य, जो जीवन का ये वास्तविक जीवन है इसके लिए एक हिस्सा बने, सच्चाई बने। इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके जन आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी है। इसके लिए लोग अपना कदम उठाए और सरकार भी इसका साथ देना चाहिए। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुई और हमें इस चैप्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर, ये चैप्टर काफ़ी अहम बन जाता है क्वेश्चन की नज़र से। और इसमें से ना पेडागोजी का क्वेश्चन भी बहुत सारा फंस जाता है। ठीक है। इसलिए आप लोगों को काफ़ी अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से सुनना है। थैंक यू सो मच। और दूसरा वीडियो फिर से देखेंगे। और आप तब तक के लिए आप लोग को इसको आप अपना राय बता दीजिए कि कैसे इसको और अच्छा से, मतलब आप लोग को समझा पाए, वीडियो में आप लोग को और अच्छा से समझा पाए। ठीक है। और आप लोग अपना सीटेट की तैयारी काफ़ी अच्छा से करते रहिए।